मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, एक बड़ा सवाल यह है कि मधेश की आवाज़ कौन उठाएगा। संसद, सरकार और मीडिया की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मधेश को फिर अपमानित होना पड़ रहा है। सत्ता की राजनीति और नया गुस्सा उभर कर सामने ले रहा है। तो आइए हम बात करते हैं इसी मुद्दे पर कि नेपाल की राजनीति का एक कड़वा सच है। राजा हो, कांग्रेस हो, माओवादी हो, एमएलए हो, चाहे जो भी हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। मधेश बार बार कहता रहा है कि उसके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और जब भी यह अन्याय सीमा पार कर जाता है और कर गया है, मधेश ने सत्ता को सबक भी सिखाया है। चाहे वह 2007 का आंदोलन हो या उसके बाद की राजनीतिक उथल पुथल। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2063 के बाद नेपाल की राजनीति ने मधेश से सच में क्या सीखा है, या फिर वही पुरानी कहानी बस नए चेहरे के साथ दोहराई जा रही है। आज नया चेहरा सामने खड़ा है। आइए पहले मैं बात करता हूं, मधेश ने किसे वोट दिया, पार्टी को या पहचान को। हाल के चुनावों में रासपा को मधेश में बड़ी सफलता मिली, लगभग 2/3 बहुमत के करीब है। लेकिन बहुत से विश्लेषक मानते हैं कि यह वोट सिर्फ पार्टी को नहीं था, यह वोट था मधेसी छौड़ा। वो मधेसी छौड़ा यानी कि बालेन शाह के नाम पर, मधेसी छौड़ा के नाम पर मधेश को बार्गेनिंग किया गया, मोटिवेट किया गया, या उसके प्रति न्याय किया जा रहा है, यही एक सवाल है। यानी लोगों को उम्मीद थी कि अब संसद में उनकी पहचान, उनकी पीड़ा और उनके अधिकार की बात होगी। लेकिन आज मधेश में सवाल उठ रहा है कि क्या वह उम्मीद पूरी हुई। दोहरा न्याय, हम शुरू करते हैं यहीं से। दोहरा न्याय में दीपक शाह बनाम शोधन गुरुंग, विवाद यहीं से शुरू हो रहा है। दीपक शाह को एक छोटी सी तकनीकी गलती पर बिना स्पष्टीकरण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आप समझ लीजिए, जो एक होनहार मंत्री को एक हफ्ता में ही एक साधारण तकनीकी गलती पर उसे निकाल दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर शोधन गुरुंग के मामले में ऐसा लगता है कि पूरा सरकार और पूरा यहाँ की मीडिया चुप्पी साधे हुए है। लग रहा है कि अब उसे किस तरह बचाया जाए, या किस तरह उसकी गलती को हटाकर फिर से वह गलत आदमी नहीं था यह करार करके उन्हें फिर से गृह मंत्री बना दिया जाए। यह चारों ओर का माहौल हो रहा है। क्या शोधन गुरुंग ही इस देश का एक मापदंड है, जो उसको नहीं लाए बिना बालेन की सरकार नहीं चलेगी? तो फिर दीपक शाह को क्यों हटाया गया? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हर मधेश के और मधेश में मधेशियों के जुबान पर है। क्या एक ही गलती के लिए दो अलग अलग न्याय होंगे? और अगर ऐसा है तो यह सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं है, यह बहुत बड़ा विश्वास का
संकट है। नेपाल की राजनीति में एक पुरानी लेकिन खतरनाक सच्चाई बार बार सामने आती रही है। जब किसी समुदाय को यह महसूस होने लगे कि संसद, सरकार और मीडिया में उसकी आवाज़ नहीं है, तो असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष में बदल जाता है। कभी कभी यह संघर्ष हिंसक आंदोलन बन जाता है और इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई हिस्सों में यही भावना अलगाववादी को आंदोलन तक पहुंचा गई है और देश भी विभाजित हो गया है। नेपाल के प्रसिद्ध विश्लेषक सीके लाल की यह टिप्पणी इसी खतरे की ओर इशारा दे रही है। उनका कहना है, भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले समुदाय, खासकर मधेसियों को अगर यह महसूस हो जाए कि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, तो यह केवल राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट बन सकता है। मधेश और प्रतिनिधित्व का संकट। हाल की राजनीति में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक स्थिति सामने आई है। मित्रों, आप इसे गंभीरतापूर्वक लीजिए। मध्य प्रदेश ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में से 32 से 30 सांसद जीतकर रासपा को दिए हैं, वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, क्या इन सांसदों ने वास्तव में मधेश की आवाज संसद में उठाई है? जितने सांसद जीत कर आए हैं बालेन के नाम पर और मधेश के नाम पर, या तो वो डर रहे हैं या उनकी आवाज बंद कर दी गई है, उनकी जुबान पर ताला लगा दी गई है और एक भी सांसद इस आवाज को उठाने की स्थिति में नहीं है। ये मधेसी बहुत गौर से देख रहा है। अब जो सांसद यहाँ जीत कर आए हैं वो कितना आवाज अभी उठाए हैं। अरे जब जरूरत पर आप आवाज नहीं उठाओगे तो बाद में उठाकर ही क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत। यह सिर्फ चुनावी जीत थी जिसके बाद मधेश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कमजोर हो गया। सीके लाल का तर्क है कि मधेश ने बहुत जल्दी यह महसूस कर लिया कि संसद में उसके लिए बोलने वाला अब कोई नहीं है। सचमुच इन सांसदों, मधेसी सांसदों के ऊपर तो ताला लगा ही दिया गया है, लेकिन बाहर के सांसद भी इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। यह एक गंभीर संकेत है राष्ट्र के लिए। अब सीमा की बात हम कर रहे हैं, सीमा पर पुलिसिया दमन। इसी बीच भारत नेपाल सीमा पर सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। एसएसपी की तैनाती बढ़ा दी गई है और कहा गया है कि 100 रुपये से ज्यादा का सामान सीमा पार नहीं लाया जा सकेगा। सरकार इसे आर्थिक संप्रभुता की रक्षा बता रही है, लेकिन मधेश के लोग इसे अपने रोजमर्रा के जीवन पर हमला मान रहे हैं, क्योंकि सीमा के दोनों ओर सदियों से रिश्ते, व्यापार और सामाजिक जीवन जुड़ा हुआ है। अगर सीमा को अचानक सुरक्षा चौकी में बदल दिया जाए तो सबसे ज्यादा असर मधेश के आम लोगों पर ही पड़ेगा और यही कारण है कि इसे कई लोग नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं। मित्रों, यह सोचने वाली बात है, क्या इन शासकों को यह नहीं दिख रहा है
कि आपने 100 रुपया का सामान लाने की परमिशन दी है? क्या हांगकांग, चाइना और जापान से लोग आ रहे हैं? ये वही लोग ला रहे हैं सामान जिनको घर की जरूरत है, जिनका रिश्ता भारत में है। अगर कोई जाता है तो 4 किलो सब्जी ही खरीद के लाता है, वह भी 100 से ऊपर का होता है। और 100 का जो नियम लगाया गया है, ये मधेसियों को गला काटने के लिए लगाया गया है। और यही 100 का नियम जो भी सरकार है उसको लेकर गिराने में बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले सरकार को तो इस पर सोचना ही पड़ेगा कि 100 रुपया मूल्य, हमको 100 रुपया काठमांडू से हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको बॉर्डर पार से जरूर मतलब है। ये मधेसियों का मानना है। वो आपको हेटौडा, कुलेखानी, चाहे बानेपा आकर अपना संबंधी से नहीं मिलने आते हैं, लेकिन उनका संबंधी अगर है तो आपको मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल वहां जाते हैं मिलने, जहां की उसका खून का रिश्ता है, पहाड़ से खून का रिश्ता। और उस खून के रिश्ता का आपने कितना कीमत लगाया? तो 100 रुपया। तो याद रखिए, वही 100 रुपया वह कीमत जो है सो ये सरकार को भी ले डूबेगी यदि यह समय रहते संयमित नहीं हुआ और इसमें कुछ तबादली नहीं किया तब। अब इस पर सबसे बड़ी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आया है, रासपा की चुप्पी। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि रासपा की केंद्रीय समिति में भी ये अभी तक चुपचाप है। अब कहीं उठ रहा है वो जनता के नज़र में नहीं है। सीमा पर जारी दमन, अन्यायपूर्ण निर्देश और दोहरे न्याय के आरोप पर क्या रासपा पार्टी ने कोई स्पष्ट निर्णय लिया है? अभी तक क्यों चुप है रासपा? आप ठीक है, भ्रष्टाचार रोकिए। भ्रष्टाचार देश नहीं है, भ्रष्टाचार रोग है। रोग का इलाज कीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर आप किसी को दमन नहीं कर सकते हैं महोदय। क्या मधेश के सांसदों ने एकजुट होकर रासपा में भी आवाज उठाई है? कहां गए मधेश के सांसद? आप किस दुनिया में डूबे हुए हैं? आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? कल आप उठाकर क्या कीजिएगा जब जनता सड़क पर आ जाएगी? या फिर सत्ता की राजनीति में मधेश की आवाज फिर खो गई है? जी हां, जेनरेशन जी, जेन जी की राजनीति ये उम्मीद था या भ्रम? कहा गया था कि नई राजनीति आएगी तो पुरानी संस्कृति खत्म होगी, लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि क्या पुरानी राजनीति खत्म हुई या सिर्फ पुराने झोले दास और लाश की जगह नए खवास आ गए? अगर नया राजनीति का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग है तो यह न लोकतंत्र बचाएगा और न ही सुशासन लाएगा। मधेश में पूरी हलचल। मधेश की राजनीति को जानने वाले कहते हैं जब खेत लंबे समय तक बंजर रहता है तो एक दिन अचानक उसमें हल चलना शुरू हो जाता है। आज मधेश में वैसी ही बेचैनी दिखाई दे रही है। लोग चुप हैं। लोग चुप्पी का मतलब भूल जाना नहीं होता। जैसा कि पाकिस्तानी कवियों की पंक्तियां कहती है, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मित्रों, नेपाल की राजनीति को यह समझना होगा, मधेश कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां बार बार राजनीतिक प्रयोग किए जाए। अगर मधेश को लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो जनता सिर्फ 5 साल तक इंतजार नहीं करती, यह इतिहास लिखती है। और इतिहास जब लिखा जाता है तो उसमें सत्ता के नाम नहीं, अन्याय के किस्से दर्ज होते हैं। मित्रों, आपने सुना
आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।